नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पंजाब में निर्धारित रैली को संबोधित करने के लिए गए प्रधानमंत्री बिना संबोधन के ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस दौरान उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर देने वाले किसान संघ के एक नेता का कहना है कि अगर उन्हें पता होता कि पीएम वास्तव में उन मार्गों पर जा रहे हैं तो वो अलग तरह से प्रतिक्रिया देते। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राज्य महासचिव बलदेव सिंह जीरा ने कहा है कि आखिरकार वो हमारे पीएम हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक आपको बता दें कि बलदेव सिंह जीरा ने आगे कहा है कि फिरोजपुर एसएसपी हमें सूचित करने आए थे कि पीएम इस सड़क से गुजरने वाले हैं, लेकिन हमें लगा कि वो हमें तितर बितर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम वहां भाजपा के वाहनों को रोकने के लिए थे। फिरोजपुर रैली स्थल के रास्ते में आपको बता दें कि किसान बैठे थे, जिसके वजह से पीएम मोदी को अपना काफिला वापस ले जाना पड़ा। अगर बता दें आपको, कहा जा रहा है कि किसानों का कहना है कि अगर हमें पता होता कि पीएम वास्तव में इस रूट पर यात्रा कर रहे हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ और ही होती। जीरा ने आगे कहा है कि लुधियाना फिरोजपुर राजमार्ग पर प्यारेना गांव के पास नाले पर बने पुल पर धरना दे रहे थे और हमने अपने धरने की वजह से भाजपा के वाहनों को रैली के लिए विकल्पित मार्ग लेने के लिए कहा था। हमें लगा कि पीएम हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद में हमें टेलीविजन समाचारों से पता चला कि पीएम ट्रैफिक जाम में फंस गए और हमारे धरने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। किसान संघ के नेता ने कहा है कि प्रशासन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। अगर उन्हें पता होता कि पीएम वास्तव में ये रास्ता अपना रहे हैं और तो ऐसा नहीं होता। आखिरकार वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ज्यादा से ज्यादा हम फिरोजपुर जाते समय उनसे 2 मिनट का समय मांगते। जीरा ने आरोप लगाया है कि धरना स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच झड़प भी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जाने वाली बसों और वाहनों के ड्राइवर से एक वैकल्पिक मार्ग लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके एक समूह ने झगड़ा चालू कर दिया, जिसमें हमारे कुछ लोग घायल भी हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो लापरवाही हुई उसका जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। बीजेपी इसके लिए पंजाब सरकार और वहां की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की होती है। अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर राजनीति करने के बजाय एसपीजी और आईबी और दूसरी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला गंभीर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सुरक्षा में सेंध का ड्रामा कर रही है, जबकि पीएम रैली में भीड़ न होने की वजह से वो वापस गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे से बीच में ही लौटने पर खेद जताया, लेकिन कहा गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों पर लाठीचार्ज नहीं करवा सकता था। सीएम चन्नी ने कहा है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी नुकसान से पहले मैंने अपना खून बहा दिया होता। ये पंजाबियों की भावना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई पंजाबी व्यक्ति राज्य में आने वाली अतिथि पर हमला करने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये पूछे जाने पर कि अगर प्रधानमंत्री को सड़क या अन्य मार्ग से यात्रा करनी हो तो क्या इसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य की एजेंसी की है। ऐसे में चन्नी ने कहा है कि मुख्य नियंत्रण एसपीजी और आईबी का था। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल था और पंजाब सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं थी। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने मुख्यमंत्री चन्नी का इस्तीफा मांगा है। आप नेता भगवंत मान ने ट्वीट करके इसे चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, भले ही कितने भी मतभेद हों। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने तो सोनिया गांधी पर ही हमला बोल दिया, जबकि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कॉल्स को फोन पर उनसे बातचीत की और उनकी नई नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इस बातचीत के दौरान चल रही द्विपक्षीय पहलों के साथ साथ जलवायु कार्रवाई और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को व्यापक बनाने के दायरे पर चर्चा की है। फोन पर बात करते हुए उस दौरान पीएम ने भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने का
बात कही और इसमें पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल के अपार योगदान की सराहना भी की। साथ ही पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ओलाफ भी नेतृत्व में अपने दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती आएगी। दरअसल पीएम ने अपने इस फोन कॉल को लेकर जानकारी साझा की और ट्वीट करते हुए कहा कि आज ओलाफ स्कॉल्ज से बात हुई है और उन्हें जर्मनी चांसलर के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। मैं भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने और छठे अंतर सरकारी परामर्श के लिए जल्द ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि नई जर्मन सरकार द्वारा घोषित शासन प्राथमिकताओं और भारत की अपनी आर्थिक दृष्टि में महत्वपूर्ण तालमेल था। उन्होंने निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के साथ ही चल रही सहयोग पहलों की संभावनाओं की समीक्षा की। वो नए क्षेत्रों में सहयोग और आदान प्रदान में और विविधता लाने की क्षमता पर सहमत हुए हैं। विशेष रूप से उन्होंने जलवायु कार्रवाई और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में नए सहयोग पहल शुरू करने की आशा व्यक्त की है, ताकि दोनों देश अपनी अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त कर सकें। और बता दें कि बुधवार को जर्मनी के संसद में देश के 9वें चांसलर के रूप में ओलाफ शॉल्ज को निर्वाचित किया गया। ओलाफ शॉल्ज के निर्वाचित होने के साथ ही एंजेला मार्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घनी आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज मशहूर चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फिलहाल मौके पर दमकल की करीब 12 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली में ये फायर सर्विस के असिस्टेंट डिवीजन अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया है कि कुल 105 खोखों में आग लग गई है। ये इलाका तह बाजारी कहलाता है और लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से यह आग लगी है। इसमें कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। आग बुझ गई है, कूलिंग चल रही है, लेकिन दमकल विभाग के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। दमकल विभाग ने बताया है कि हमें सुबह करीब 4:45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। माना जा रहा है कि आग की चपेट में करीब 60 दुकानें आई है और साथ ही इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान भी होने की संभावना जताई गई। आपको बता दें कि चांदनी चौक मार्केट पूरे देश में मशहूर है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा बड़ी तादाद में कपड़े की दुकानें भी हैं। इस मार्केट में हर दिन लाखों की संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। चांदनी चौक परांठे वाली गली और संकरी गलियों के लिए चांदनी चौक मशहूर है। तो वहीं गुजरात से एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां सूरत में केमिकल से भरे एक टैंकर के लीक होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान आपको बता दें कि 25 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सूरत के सचिन जीआईडीसी विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने के चलते यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जीआईडीसी औद्योगिक इलाका है और बताया जा रहा है कि केमिकल के हवा में फैलने के बाद लोग बेहोश हो गए। टैंकर से जहरीले केमिकल लीकेज हुआ और इसके बाद सभी मजदूरों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो टैंकर लीक हुआ उसमें जेरी केमिकल भरा हुआ था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया है कि गैस टैंकर लीक होने की वजह से ये सारे मरीज सामने आ रहे हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको जरूरत है उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है और उनके लिए एक स्पेशल 5G वार्ड भी बनाया गया। बताया जा रहा है कि सूरत के डीआईडीसी इलाके की एक फैक्ट्री में केमिकल से भरा हुआ ये टैंकर पहुंचा था, लेकिन केमिकल निकालते वक्त इसका रिसाव हो गया और ये केमिकल हवा के संपर्क में आया। इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इन सभी का इलाज फिलहाल सूरत के सिविल अस्पताल में किया जा रहा है और फिलहाल किसी वजह से यह हादसा हुआ है और इसके क्या कुछ कारण रहे इसकी जांच की जा रही है। और झारखंड के सिमडेगा इलाके में आपको बता दें कि एक युवक को पत्थरों और लाठियों के साथ मारने के बाद आग के हवाले करने का एक मामला सामने आया है। इस पूरी घटना में करीब 13 लोग शामिल बताए जा रहे हैं और
13 नामजद समेत कुल 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच मृतक संजू प्रधान की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से पति को बचाने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसका दावा है कि भीड़ ने जब संजू को जलाया तब वो जिंदा था। इस घटना को सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता के साथ लिया है। साथ ही सीएम ने इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई का आदेश दिया। मामले को लेकर मृतक की पत्नी का कहना है कि मंगलवार दोपहर को लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग उसके घर पर आ धमके और उसके पति को जबरन उठाकर ले गए। संजू को ले जाने वाले लोगों के पास बबलकेरा के रहने वाले लोग बताए गए। भीड़ ने संजू को पंचायत में ले जाकर उसे पेड़ पर बांध कर लटका दिया और आरोप लगाते हुए मारना शुरू कर दिया। परिवार का यह कहना है कि संजू इलाके में गौकशी और जुए का विरोध करता था और इसीलिए उस पर पेड़ काटने का झूठा आरोप लगाया गया। सपना ने, आपको बता दें कि सपना ने उपायुक्त और एसपी से कहा कि लोगों को इस घटना के लिए उकसाने के पीछे ग्राम प्रधान का हाथ है। स्थानीय सूत्रों का यह भी कहना है कि गांव के लोग जंगल से पेड़ की कटाई करने के कारण संजू प्रधान से नाराज थे। उसे कई बार पेड़ों की कटाई के लिए मना भी किया गया था। बताया जा रहा है कि उसके बारे में वन विभाग से भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच मंगलवार दोपहर को कुछ ग्रामीणों ने संजू प्रधान को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और बुरी तरह से संजू की पिटाई की गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने संजू को पकड़कर उसे कपड़ों में आग लगा दी। और साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नजर डालेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार अब बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,928 नए केस सामने आए, तो वहीं 325 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है, तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,876 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल आपको बता दें कि 19,206 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,43,411,009 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस दौरान राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीके की 148 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल आपको बता दें कि कल में 91,25,099 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 148,67,80,227 डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर दिन यहां पर कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गणेश सोलुके ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में जेजे हॉस्पिटल समेत महाराष्ट्र के कुल 305 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए। गौरतलब है कि इस समय देश में कोविड के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड के 26,538 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। हालांकि 5,331 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87,505 हो गई है। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 797 मामले दर्ज किए गए। वहीं 330 लोग ऐसे भी हैं जो ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई में दर्ज किए गए। यहां पिछले 24 घंटों में कुल 15,166 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना से एक दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61,923 हो गई है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस बंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इसके अलावा नागपुर में आज से कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने उनके मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ने देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है।
आए दिन कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले देखे जा सकते हैं, पर ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों के हवाले से एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जो कोरोना महामारी के अंत की ओर इशारा कर रही है। विस्तार से समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनिया भर में बढ़ते मामले के बीच वैज्ञानिकों ने एक अच्छी खबर दे दी है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर मामले कम सामने आ रहे हैं और ये महामारी के अंत की ओर संकेत कर रहा है। बढ़ते संक्रमण के बीच वैज्ञानिकों की तरफ से आई ये खबर दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण के रूप में सामने आई है। कोरोना के भयानक रूप का सामना करने के बाद ओमिक्रॉन के आने से लोगों में दहशत थी और कहीं न कहीं डेल्टा का भी डरावना नजारा दोबारा से न दोहराया जाए, इसका भी डर था। पर ओमिक्रॉन के साथ कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया के अधिकतर देशों में भले ही दस्तक दे दी हो, पर इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की महालहर के बीच वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते केस के बीच गंभीर मरीजों के मामले और अस्पताल में भर्ती कराया जाना नहीं बढ़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आंकड़े ये संकेत देते हैं कि महामारी का एक नया और कम चिंताजनक चैप्टर शुरू हो गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से भी आ रहे आंकड़े काफी ज्यादा उत्साहजनक है। वायरस हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन मेरी आशा है कि ये वेरिएंट लोगों में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पैदा कर देगा, जो महामारी का खात्मा कर देगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहले मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अभी स्थिति के बदलने का बहुत समय बचा हुआ है। डेल्टा लहर की तुलना में 73% कम गंभीर केस। हालांकि पिछले सप्ताह आए आंकड़े ये बताते हैं कि व्यापक इम्यूनिटी और वायरस के अंदर कई सारे म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप पहले की तुलना में महामारी कम गंभीर हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में हुए अध्ययन में पाया गया है कि जो मरीज ओमिक्रॉन लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती कराए गए, वे डेल्टा लहर की तुलना में 73% कम गंभीर थे। साथ ही केपटाउन यूनिवर्सिटी के एक विशेषज्ञ ने कहा, आंकड़े अब बेहद ठोस है। मरीजों का अस्पताल में भर्ती कराया जाना और केस अलग अलग है और इससे पहले ओमिक्रॉन की बहुत ज्यादा म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई थी। शुरुआती आंकड़ों से पता चला था कि ये म्यूटेशन वायरस को आसानी से न केवल उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, बल्कि उन्हें भी कर रहा है जिन्हें या तो पहले संक्रमण हो चुका है या फिर वे वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं। उनका कहना है कि कम गंभीर होने के पीछे कई कारण हैं। इनमें एक कारण ये भी है कि ये वेरिएंट इंसान के फेफड़े को कम नुकसान पहुंचा पा रहा है और फेफड़े को आसानी से संक्रमित कर पा रहा है। पिछले हफ्ते हुए 5 अलग अलग अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ये वेरिएंट पहले के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में फेफड़े को आसानी से संक्रमित नहीं कर पा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस ताजा शोध को लेकर अभी और अध्ययन जरूरी है। इससे ये पता लगाया जा सकता है क्यों वर्तमान संक्रमण कोरोना वायरस की अन्य लहर की तुलना में हल्का है।